स्टूडेंट्स, मैं हूं रईस राशिद। हेलियन अकाउंट्स एकेडमी में खुश आमदीद। आज बेटा हम आईकॉम 1 या बीकॉम 1 का जो दूसरा चैप्टर है यानी अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसको हम जरा आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है और इधर हमने देखना है कि ये सवाल हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें जनाब वो कह रहा है कि रिकॉर्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन इक्वेशन फॉर्म। ये जो बिजनेस की पोजीशन दी गई है 1/1/2020। तो बेटा इस चैप्टर में सवाल आते हैं दो तरह के, जिसको देखकर हमने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। एक ऐसा सवाल होगा जिसमें एक न्यू बिजनेस स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, उसकी ट्रांजेक्शन दी गई होंगी, यानी पहले मेरी ट्रांजेक्शन यही होगी कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या विद फर्नीचर या एनीथिंग। ठीक है, और एक सवाल ऐसा भी कभी कभार आ जाता है जिसमें एक पुराना बिजनेस उसकी पोजीशन वो बता देगा। ठीक है, यानी उसके असासाजात और वाजिबात वो पहले बता देगा और फिर नीचे कहेगा कि रिकॉर्ड दी फर्दर जो ट्रांजेक्शन हैं, ठीक है, उसको आप रिकॉर्ड करें इन इक्वेशन फॉर्म में। तो ये भी सवाल आज हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें न्यूली बिजनेस स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि ऑलरेडी एक रनिंग पोजीशन में जो है ना कारोबार वो दिया गया था और फर्दर ट्रांजेक्शन जो है ना ये जरा अब इसमें जरा कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये हम देखेंगे कि इसे ऐसे अगर सवाल एग्जाम में आ जाते हैं तो उनको उसको हल कैसे करना है। तो सवाल में वो कह रहा है कि जो पुराना कारोबार था उसके जो असासाजात थे यानी कैश 5000 मालियत का था, फर्नीचर 3000 मालियत का था और अकाउंटेबल यानी बिजनेस में कुछ वसूलियां करनी थी 2000 मालियत की। तो टोटल उस पुराने कारोबार के असासाजात 10000 मालियत के थे। अच्छा, इसके अलावा इक्विटीज यानी जो कर्जे देने थे उस कारोबार में, यानी लोन हमने लिया था 4000 का और सरमाया जो है वो मालिक का था 6000। तो टोटल एसेट्स की वैल्यू टोटल इक्विटीज के बराबर जो है ये पोजीशन शो कर रही है कि जो कारोबार था पुराना वो 10000 मालियत से चल रहा था, जिसमें 3 उसके असासे थे और 2 उसके वाजिबात थे। और नीचे कह रहे हैं ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020 आर एज फॉलोज, कि फर्दर जो लेन देन हुआ 2020 के दौरान यानी जनवरी के दौरान वो नीचे दर्ज है। क्या क्या लेन देन हुआ अब देखते हैं। परचेज गुड फॉर कैश 2000 एंड ऑन क्रेडिट बेस 1000। तो यहां पर अशिया खरीदी गई 2000 नग और 1000 उधार, यानी 3000 मालियत की मजीद अशिया खरीदी गई, कुछ नग और कुछ उधार। अच्छा, इसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन में वो कह रहा है सोल्ड ऑल द गुड्स ऑफ, जितनी भी अशिया थी यानी सोल्ड ऑल द गुड फॉर कैश 5000 एंड ऑन क्रेडिट बेस 2000। तो जितनी भी हमने ऊपर अशिया खरीदी थी सारी की सारी हमने सेल कर दी, कुछ नगद और कुछ उधार, यानी नगद फरोख्त की 5000 की और उधार फरोख्त की 2000 की। अच्छा, तीसरी ट्रांजेक्शन में वो कह रहा है कि कस्टमर रिफ्यूज टू पे द अमाउंट ऑफ ₹500। ठीक है, तो पहले जो हमने चीजें उधार पर यानी फरोख्त की उसमें से एक कस्टमर ऐसा था जिसने 500 रुपए अदायगी से इनकार कर दिया। तो ऐसा भी होता है बिजनेस में, ठीक है, कुछ ना कुछ रकम डूब जाती है। अच्छा, इसके बाद जनाब अगली ट्रांजेक्शन जिसमें वो कह रहा है कि ऑल लोन इज रिफंड, जितना यानी कर्जा पहले लिया गया था वो हमने वापस कर दिया एट 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो जब हमने कर्जा वापस किया तो 10% हमें थोड़ी सी रियायत मिली, कुछ डिस्काउंट मिला। अच्छा, इसके बाद पांचवी ट्रांजेक्शन में वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड कैश इन हैंड वाज 3000, कि जब हमने कारोबार को वाइंड अप किया, बिजनेस का हिसाब किताब करने लगे, एंड में हमने देखा कि कारोबार में पैसा सिर्फ 3000 का बचा हुआ है। ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब ये जरा ट्रांजेक्शन डिफरेंट हैं। पहले जो 2 वीडियोस में हमने प्रैक्टिकल सवाल हल किया था उसमें जरा इजी ट्रांजेक्शन थी, इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं कि इस सवाल को हमने हल कैसे करना है। इसमें एक नई चीज क्या, एक तो ऑलरेडी बिजनेस इन रनिंग पोजीशन है और दूसरा ये कि कुछ ट्रांजेक्शनें डिफरेंट आ गई हैं। तो जब इस सवाल को हम हल करेंगे, पहले तो क्वेश्चन नंबर, फिर सोल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे नेम ऑफ फर्म, इस सेंटर में बेटा लिखना है। अच्छा, इसके बाद जनाब दूसरी लाइन में हमने लिखना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, जो हमने मसावात बनाने लगे हैं। ठीक है,
वो आपने लिखनी है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, और ये सवाल आपने लैंडस्केप फॉर्म में हल करना है। अच्छा, इसके बाद अगर पोजीशन ऐसी हो बिजनेस की कि न्यू बिजनेस स्टार्ट ना हो रहा हो बल्कि पुराना एक बिजनेस है, उसके असासाजात और वाजिबात बता दे, तब आपने ये जो स्टेटमेंट है इसमें ट्रांजैक्शन नंबर, एसेट्स और इक्विटी लिख लेने हैं। जो एसेट्स वो बताएगा पहले कैश, फर्नीचर और अकाउंट रिसीवेबल, ये आपने बैलेंस की शक्ल में कैश, फर्नीचर और अकाउंट रिसीवेबल की कॉलम बना लेने हैं। और जो उसने अमाउंट यहाँ पर दी हुई है वो भी बेटा आपने अमाउंट बैलेंस के सामने लिख लेनी है। ठीक है, थोड़ी सी एक जगह आपने स्पेयर भी लिखनी है कि हो सकता है कि ड्यूरिंग द पीरियड जो फर्दर ट्रांजेक्शन हो उसमें मजीद कोई एसेट्स में कमी पेशी हो रही हो। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह इक्विटी साइड पे भी हम लोन और कैपिटल का एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, ये लोन 4000 का है, ये भी हमने वही अमाउंट लिख ली जो यहाँ पर थी, और कैपिटल 6000, ये भी हमने वो अमाउंट लिख ली। तो इस साइड पे भी बेटा आपने कुछ जगह जो है वो स्पेयर रखनी है कि हो सकता है कि जो फर्दर ट्रांजेक्शन दे रहा है वो इसमें मजीद अकाउंट पेबल या लायबिलिटी आ जाए। ठीक है जी। तो ये आपने पहले लिख लेना है ये बैलेंस के सामने। अब हम देखते हैं कि पहली ट्रांजेक्शन जिसको हमने दर्ज करना है, परचेज गुड्स फॉर कैश 2000 एंड ऑन क्रेडिट 1000। हमने 3000 मालियत की अशिया खरीदी। ठीक है, 2000 हमने नकद और 1000 की उधार पर। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन में हम जब ये दर्ज करेंगे ट्रांजेक्शन नंबर 1, टोटल हमने अशिया खरीदी 3000 की, तो एक नई चीज का इजाफा हो गया यानी गुड्स का। तो एक और कॉलम हम बना लेंगे गुड्स का, जो हमने स्पेयर जगह छोड़ी हुई थी। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 के सामने गुड्स में इजाफा कर देंगे 2000 नकद और 1000 उधार, यानी 3000 मालियत की चीजें खरीदी। ये देखें बेटा गौर से, ये 3000 मैंने ऊपर नहीं लिखा बल्कि ट्रांजेक्शन नंबर 1 के सामने लिखा। ठीक है, अब 3000 की हमने अशिया खरीदी हैं, तो कैसे खरीदी हैं? 2000 हमने नकद पैसे दिए हैं और 1000 हम बाद में देंगे। तो 2000 हमारे कैश में कमी हो गई, ये हम मैनेज कर देंगे 2000। ठीक है, और बाकी पैसे हमने बाद में देने हैं, तो एक और कॉलम का भी इजाफा कर देंगे। ठीक है, वो है अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल का आपने कॉलम इक्विटी साइड पे बना लेना है। कितना? 1000। फिर देखें 3000 की हमने अशिया खरीदी, 2000 हमने नकद दे दिए, बाकी पैसे हमने बाद में देने हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हमने दर्ज करने के बाद लकीर लगा लेनी है और देखना है कि लेन देन के अंदराज के बाद आया एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर है। तो ये बैलेंस, तो 5000 में से 2000 बेटा माइनस करेंगे तो ये रकम 3000 बनती है। ये 3000 फर्नीचर एज इट इज हमने लिख देना है बिल्कुल इसके नीचे। अकाउंट रिसीवेबल से भी हमने वसूली करनी है 2000 मालियत, ये भी हमने इसी के नीचे लिख देनी है। ठीक है, और अशिया जो हमने खरीदी है 3000 मालियत की, ये भी आप लिख लोगे। और ये सारी चीजें बराबर, क्योंकि हम बैलेंस निकाल रहे हैं तो बैलेंस बराबर का निशान आपने लाजमी लगाना है। तो अकाउंट पेबल में 1000 का इजाफा हुआ है तो 1000 की रकम आपने लिख लेनी है। लोन ऑलरेडी हमने पहले लिया हुआ था तो 4000 की वो रकम भी नीचे उतार लेनी है। और 6000 का सरमाया था जिससे हम बिजनेस स्टार्ट किया था, पहले कैपिटल की जो पोजीशन थी वो भी हमने लिख ली। ठीक है, तो ये हमने पहली ट्रांजैक्शन को दर्ज कर दिया। पहले हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिए। ठीक है, क्योंकि नया बिजनेस नहीं है, ये ऑलरेडी पुरानी पोजीशन में ये बिजनेस चल रहा था, उसके एसेट्स और इक्विटीज वो हमने लिख लिए। और फर्दर जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं उसको अब हमने दर्ज करना है। अच्छा, इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन देखें, वो कह रहा है कि सोल्ड ऑल दी गुड्स, जितनी भी हमारी अशिया थी, कितनी थी? 3000 की, यानी तमाम चीजें। सोल्ड ऑल दी गुड फॉर कैश 5000 एंड ऑन क्रेडिट 2000। टोटल हमने सेल की 7000 मालियत की, 5000 नकद, 2000 उधार। लेकिन चीजें कितनी थी? 3000 की।
इट्स मीन 3000 की चीजें हमने 7000 में सेल की, कुछ नकद और कुछ उधार। तो जितनी भी अशिया थी सारी की सारी हमने सेल कर दी। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 के सामने गुड्स में कमी कर देंगे और यानी 3000 जो मालियत थी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद पैसा कितना आया हमारे कारोबार में? 5000 नकद फरोख्त की और 2000 की उधार फरोख्त की। तो 5000 कैश में इजाफा हो गया। ये आपने कैश के कॉलम में 5000 लिख लेने हैं और बाकी पैसे हमने 2000 रुपए बाद में वसूल करने हैं। तो यहां पर क्या हुआ? अकाउंट रिसीवेबल में भी इजाफा हो गया। कितनी रकम बेटा? 2000। अब गौर कीजिएगा, अशिया थी 3000 की, हमने बेची 7000 में, 5000 नकद ले लिए, 2000 बाद में वसूल करना है। ठीक है। तो अब यहां पर देखें मुनाफा हुआ है या नुकसान? 3000 की चीजें जो हमने 7000 में सेल की तो इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट हुआ है। कितना जी? 4000। अब ये जो 4000 मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट है, ये हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। तो कैपिटल में आपके जहन में होगा ना कि 8 चीजें ही एडजस्ट करते हैं, ये मैंने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। तो यहां पर 4000 का जो प्रॉफिट है वो हम कैपिटल में जमा करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लकीर लगाकर प्रूफ देंगे कि लेन देन के अंदराज के बाद हमारे कारोबार के एसेट्स की जो वैल्यू है वो इक्विटी के बराबर होती है। तो देखें 5 और 3 हमारे बिजनेस में 8000 मालियत का कैश है, 3000 रुपये मालियत का फर्नीचर पड़ा हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल यानी 2 और 2 4000 की ऐसी रकूम है जो अब हमने लेनी है लोगों से। गुड्स में कमी हो गई, गुड्स बल्कि नील हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, ये नील कर दें। अब ये सारी चीजें बराबर हैं। 1000 की हमने अकाउंट पेबल को अदायगी करनी है। 4000 का जो हमने कर्जा लिया हुआ है बिजनेस में वो हमने आउटसाइडर को लौटाना है। और 6 और 4 10,000 का जो सरमाया है ये हमने ओनर को हिसाब देना है इसका। ठीक है, ये ओनर हिसाब। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 ये देखते हैं, जिसमें वो कह रहा है कि कस्टमर रिफ्यूज टू पे द अमाउंट 500। कस्टमर यानी ऐसे अफराद जिनको हमने उधार पर अशिया सेल की थी उन्होंने हमें 500 रुपए अदायगी रोक दी, अदायगी से इनकार कर दिया। ठीक है, ऐसा हो जाता है बिजनेस में। तो ये भी एक नई ट्रांजैक्शन है जो पहले हमने 2 वीडियो में जो सवाल हल किया था उसमें नहीं आई थी। अब देखते हैं कि अगर कोई बैड डेट्स हो जाए यानी कोई भी कस्टमर रिफ्यूज कर दे टू पे द अमाउंट ऑफ बिल तो तब हमने उस ट्रांजैक्शन को एंटर कैसे करना है। तो 500 रुपए लोगों ने अदायगी से इनकार कर दिया। तो ये दरअसल क्या होता है? बैड डेट्स बिजनेस का खर्चा होता है, नॉर्मल लॉसेज होते हैं, ये क्या खर्चे में शुमार होगा। तो अकाउंट रिसीवेबल में कमी कर देंगे हम 500 रुपए। अब ये खर्चा है तो ये चीज कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। क्या करेंगे? मैनेज कर देंगे। ठीक है बेटा, वही 8 चीजें ध्यान में रखिएगा कि 8 चीजें कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। आमदनी हो तो कैपिटल में जमा, खर्चा हो तो कैपिटल से नफी, प्रॉफिट हो तो कैपिटल में जमा, लॉस हो तो कैपिटल से नफी, ड्राइंग हो तो कैपिटल से नफी और न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस हो तो कैपिटल में जमा। और इसी तरह अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो कैपिटल से नफी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल में जमा। तो ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में ये चीजें बताई हुई हैं। तो अब जनाब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं, देखेंगे कि लेन देन के अंदराज के बाद आया एसेट्स की वैल्यू इक्विटी के बराबर है। तो कैश हमारे पास 8000 रुपए, फर्नीचर हमारे कारोबार में 3000 मालियत का है, अकाउंट से जो वसूलियां करनी थी 4000 टोटल थी, 500 रुपए अदायगी से इनकार हो गया। तो बाकी रकम 3500 हैं जो हमने वसूल करने हैं। अशिया गुड्स हमारे नील हो गई हैं। इसके बाद अकाउंट पेबल को हमने अदायगी करनी है बेटा 1000 रुपए। लोन कर्जा ये हमने लौटाना है बेटा 4000 रुपए। और सरमाया की रकम 10,000 में से 500 माइनस करें 9,500 रुपए। 9,500 रुपए। इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 हमने दर्ज करनी है। ठीक है, तो देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 4 में वो कह रहा है
कि ऑल द लोन इज रिफंड एट ए रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। जो भी कारोबार में हमने कर्जा लिया हुआ था आउटसाइडर से, वो हमने वापस कर दिया 10% डिस्काउंट के तहत। फुल पेमेंट नहीं की, हमें कर्जा रिफंड करते हुए कुछ डिस्काउंट ऑफर हुआ है। ठीक है, जब पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव करेंगे, जब हम कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमें आमतौर पर देना पड़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि हम पैसे दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट लेंगे, और डिस्काउंट लें तो आमदनी और दें तो खर्चा, और आमदनी या खर्चे हो तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। तो आप देखते हैं इस ट्रांजेक्शन को कैसे हमने दर्ज करना है। ऑल लोन इज रिफंड, यानी लोन सारा का सारा दे दिया, तो लोन हमारे बिजनेस में चौथी ट्रांजेक्शन के सामने नील हो जाएगा। मैनेज करने 4000, लेकिन हमने 4%, ये 10% डिस्काउंट के तहत अदायगी की है। तो 4000 का 10% बेटा कितना बनता है, 400 रुपए। तो इसमें 4000 का कर्जा हमने 3600 रुपए देकर सारा क्लियर किया। 10% डिस्काउंट मिला है ना, टोटल अमाउंट हमने देनी थी 4000, 10% हमें रियायत मिली है, तो 4000 का 10% बेटा बनता है 400 रुपए। तो 4000 में से 400 माइनस करें तो बाकी रकम हमने देनी है कैश की शक्ल में। तो बाकी कितनी बनती है बेटा, 3600 रुपए हमने कैश अदा किया। कर्जा उतारा 4000 का, लेकिन पेमेंट की सिर्फ 3600, बाकी जो 400 की बचत हुई है वो हमारा फायदा हुआ है, डिस्काउंट हमें मिला है। तो ये हम एडजस्ट करेंगे कैपिटल में, जमा कर देंगे 400। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थी। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि लेन देन के अंतराल के बाद आया एसेट्स की वैल्यू जो है इक्विटीज के बराबर है, ये बैलेंस। 8000 में से 3600 माइनस करें, पहले 8 में से 3000 माइनस करें तो 5000 बनता है, 5000 में से 600 मजीद माइनस करें तो 4400 रुपए बनता है। ठीक है जी। और फर्नीचर हमारे पास 3000 मालिक का है। अकाउंट सेबल से हमें वसूली करनी है 3500 रुपए। गुड हमारे पास नील हो गई। इसके बाद जनाब अकाउंट पेबल को हमने अदायगी करनी है 1000 रुपए। अब लोन हमने रिफंड कर दिया सारा का सारा, वो अब नील हो गया बेटा। हाँ, कैपिटल पहले 9500 था, अब 400 हमें डिस्काउंट मिला है, तो अब 9900 रुपए सरमाया है, इसका हमने हिसाब मालिक को देना है। इसके बाद आखिरी ट्रांजेक्शन वैसे लेन देन के अंतराल के बाद देखना है एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर आनी चाहिए। 9900 और 1000 10900, तो इस साइड पे भी 10900 होना चाहिए। 4 और 5 6 7 8 9 10900 आ रहा है। इसमें हमारा सवाल बिल्कुल सही जा रहा है। अब आगे देखते हैं, वो कह रहा है एट द एंड ऑफ द पीरियड कैश इन हैंड 3000। जरा डिफरेंट नेचर की ट्रांजेक्शन है कि जब एक बिजनेसमैन ने यानी अकाउंटेंट ने काउंट किया कि एंड में उसने देखा कि पैसा सिर्फ 3000 बचा हुआ है, हालांकि कैश की पोजीशन क्या है 4400, लेकिन जब उसने काउंट किया, देखे, चेक किया तो एंड में पैसा 3000 बचा हुआ है। बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। अब काफी पॉसिबिलिटीज हैं कैसे हमने दर्ज करनी है। यानी एंड में जो बैलेंस है कैश का 3000 बचा हुआ है। और कीजिएगा जरा, टोटल कैश की पोजीशन थी 4400, एंड में पैसा बचा पड़ा है 3000, तो इसमें 1400 क्या हुआ, कहां गया? आया मालिक जाती इस्तेमाल के लिए घर ले गया? ये भी पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि 1400 रुपए चोरी हो गया, लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है, ये भी पॉसिबल। या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई ना कोई एक्सपेंसेस पे हुए लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सका, बंदा याद नहीं रख पाया कि आया 1400 रुपए, कोई ना कोई मद में कोई खर्चा किया होगा। तो 3-4 चीजें पॉसिबल हैं। या तो मालिक जाती इस्तेमाल के लिए घर ले गया है तो तब ड्राइंग होगी, तब भी कैपिटल से नफी करेंगे 1400। हाँ, अगर लॉस बाय थेफ्ट हुआ है, कोई चोरी कर गया है, तब भी इसे नॉर्मल लॉस समझते हुए कैपिटल से नफी करेंगे 1400। ठीक है। और अगर एज ए एक्सपेंसेस अगर हम मतलब सपोज करें कि कोई ना कोई कारोबार का खर्चा हुआ है, तो खर्चों को भी तो हम कैपिटल में एडजस्ट करते हैं। कितना? 1400।
तो जो भी सूरत हाल हो, पर एंड में पैसा बचा पड़ा 3000, बिजनेस में था 4400 जो स्टेटस आ रहा था, एंड में बचा पड़ा 3000, तो 1400 की जो रकम है कैश से तो मैनेज कर देंगे, लेकिन आखिर इफेक्ट तो होगा। खर्चा है तो तब भी कैपिटल से नफी, ड्राइंग है, ड्राइंग तस्वर करें तब भी कैपिटल से नफी, और अगर नॉर्मल लॉस से ठीक है सपोज करें तब भी तो कैपिटल से नफी। इट्स मीन 1400 की जो डिफरेंस है वो हम कैपिटल से नफी करेंगे। जो भी आप जहन में सपोज कर लें, चाहे लॉस तस्वर कर लें, चाहे ड्राइंग तस्वर कर लें, चाहे कोई एक्सपेंसेस जो है वो। तो अब देखें कि 1400 की रकम उसने यहाँ पे ट्रांजेक्शन में 1400 का तस्करा नहीं किया, उसने कहा कि 3000 एंड में हमने काउंट किया तो बचा पड़ा। अच्छा, यही चीज वो किसी और एसेट के बारे में भी कह सकता था कि जब हमने फर्नीचर का टोटल किया तो एंड में पता चला कि फर्नीचर 2000 का है। इट्स मीन 1000, स्टेटस तो 3000 का था। यहां पर वो ट्रांजैक्शन बता सकता था कि एंड में फर्नीचर की वैल्यू अब 2000 है। तो फिर क्या हम करते, हम 1000 से एंट्री करते, 1000 यही तस्वर करते कि वैल्यू डाउन हो गई है तो फर्नीचर से 1000 नफी कर देते, और ये डेप्रिसिएशन की मद में हम कैपिटल में एडजस्ट कर देते 1000। ठीक है, तो ये सिचुएशन किसी भी ट्रांजैक्शन में किसी भी चीज के साथ आ सकती है। बहरहाल हम देखते हैं 4400 में से 1400 मैनेज करें 3000, और फर्नीचर हमारे कारोबार में ये भी 3000 मालियत का। अकाउंट सिंबल से वसूली हमने 3500 की करनी है। गुड हमारे बिजनेस में नील हो गए हैं। ये सारी चीजें बराबर अकाउंट पेबल को अदायगी करनी हमने 1000, हाँ 9900 में से 400 गए, पहले 9000 में से 1000 गया, 8900 में से 400 गया 500, यानी 8500 रुपए हमारा सरमाया है जो बचा हुआ है। तो एंड में हम टोटल कर लेंगे। एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर होनी चाहिए, 8500 जमा 1000, इक्विटी साइड पे कितना 9500, तो एसेट भी 9500 होने चाहिए। देखें 3 और 3 6 और 3 9500। इसका मतलब ये हुआ कि तमाम लेन देन के इंतजार के बाद एसेट्स की वैल्यू इक्विटीज के बराबर आई है। तो जब इस स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे तो फैमिली क्लोज जब हम करते हैं तो नीचे आपने डबल लकीर लगा देनी है, और कंक्लूजन भी लिख सकते हैं कि आफ्टर एंटरिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिमेन इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटीज। तो ये बेटा सवाल जरा डिफरेंट नेचर का था। पहले जो हमने 2 वीडियोज में सवाल पढ़े हैं वो जरा इजी थे, वो इंटरमीडिएट लेवल के थे, ये बैचलर लेवल का सवाल है। तो आज आपका ये चैप्टर क्लोज हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नए टॉपिक पर बात करेंगे। ओके।